मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। हम सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शायद अब क्वेश्चंस को करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना पहले लग रहा था। चलिए जी, वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन। आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, पर बोला क्या गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन। इट्स क्वेश्चन नंबर 1। लाइन की इक्वेशन है k माइनस 3 टाइम्स x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर टाइम्स y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो केस है दैट इज आपको k की वैल्यू कब निकालनी है? फर्स्ट इज व्हेन पैरेलल टू x एक्सिस, व्हेन दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, फर्स्ट इस केस में निकालना है। बी पार्ट कहता है व्हेन पैरेलल टू y एक्सिस, जब हमारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, और सी पार्ट कहता है व्हेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, when our line is passing through origin। चलिए जी, एक एक करके ये तीनों केसेस देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को विच इज k माइनस 3 टाइम्स x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर टाइम्स y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर मैं कहूं फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो क्या आप निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर मैं ऐसा कह क्यों रही हूं स्लोप निकालें। ध्यान से देखेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एक लाइन है जो इस x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस और इन दोनों लाइंस में कौन सी चीज आपको लगती है कॉमन होने वाली है? कौन सी चीज लगती है जो दोनों में सेम रहेगी? क्या इस पे x की वैल्यू सेम है? नहीं, यहाँ पे x हर जगह 0 है, सॉरी y हर जगह 0 है, x की वैल्यू हर जगह बदल रही है। यहाँ पे x की वैल्यू है तो कांस्टेंट, पर क्या जो x की वैल्यू यहाँ है वही, सॉरी y की वैल्यू है यहाँ पे भी कांस्टेंट और इधर भी कांस्टेंट है y, बट जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या वो दोनों जगह सेम है? नहीं। अगर मैं कहूं इस लाइन पे y is equals to 0, तो आप इस लाइन पे if let's say this is 2, then y is equals to 2 at this point, and x की वैल्यू तो हर पॉइंट पे वेरी कर रही है। तो कौन सी चीज है दोनों लाइंस के बीच which is same, which is common? तो आप ध्यान से देखेंगे, if this is x axis, अगर इसकी स्लोप, what is slope of x axis? हमने पहले भी पढ़ा था, slope of x axis is 0। ये लाइन what is slope? Slope is inclination of any line with respect to positive direction of x axis। क्या ये लाइन x axis के साथ किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधा जा रही है, पैरेलल है। And when two lines are parallel, तो उनके बीच एंगल क्या रहता है? 0, and tan 0 is nothing but 0। तो what is slope of this line? Slope of this line is also equal to 0। तो हमने कॉमन लिंक ढूंढ लिया ये दोनों लाइंस के बीच। कौन सी? वन इज x एक्सिस एंड अनदर वन इज द लाइन व्हिच इज गिवन टू अस। चलिए जी, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, एंड बेस्ट मेथड इज कन्वर्ट एनी इक्वेशन इनटू y is equals to mx plus c form। that's the best way to find the slope of any line। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप निकालने के लिए this is coefficient of x, this is coefficient of y, and these all are constant। आप y को सिर्फ इस साइड रखेंगे। चलिए इस केस में अभी -4 माइनस k स्क्वायर को मैं इस साइड रखती हूँ, और बाकी सारे वेरिएबल्स को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं। चलिए ये बन गया, x इधर पॉजिटिव था, इधर जाके बन जाएगा नेगेटिव k माइनस 3x, ये सारी चीजें बन जाएंगी। अगेन नेगेटिव, ये बन जाएगा प्लस माइनस k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसमें से नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हैं या पॉजिटिव भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अगर नेगेटिव कॉमन लिया तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये अभी y की
-4k² y। इस साइड आपको y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो आप सारी चीजों को इधर लेके जाएंगे। -k - 3x अपॉन -4 - k² माइनस k² - 7k + 6 इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लेके जा चुके हैं। चलिए, इफ दिस इज नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो आपको स्लोप क्या मिली? दिस इज योर स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन इज k - 3 अपॉन 4 - k²। ये क्यों स्लोप है? क्योंकि हमने इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है y = mx + c की फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, इफ स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू दिस, तो हमने क्या पढ़ा है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू 0। नाउ लाइन इज पैरेलल टू x axis, therefore slope of line will be 0। तो ये जो m होगा, तो मैं कह सकती हूँ m is equal to 0। m 0 होगा, m is nothing but k - 3 upon 4 - k² is equals to 0। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो आप जब सॉल्व करेंगे सीधा नजर आ रहा है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, या आप ये मान के चले इसका न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k - 3 is equal to 0, therefore k is equals to 3। तो first case was when x is parallel to when the line is parallel to x axis। Now the second case says, b part says line parallel to y axis। ये भी आप ध्यान से देखेंगे। Suppose this is my quadrant system। If a line is parallel to y axis, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो x के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी? बड़ा सिंपल सा है, जितना वो एंगल y के साथ, जितना y एक्सिस x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उतना ही वो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस? इज 90 डिग्री। दिस इज माय y एक्सिस and this is my x axis। this is 90 degree because these two lines are parallel, तो corresponding angles are equal, therefore this is also equal to 90 degree। तो ये लाइन भी x axis के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान से देखेंगे, if angle is 90 डिग्री, तो m स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, एंड अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो m इज नथिंग बट tan 90 and tan 90 is not defined। आपकी स्लोप तो डिफाइन ही नहीं है, आपकी स्लोप तो डिफाइन ही नहीं है। चलिए जी सॉल्व करते हैं फिर। इसका मतलब फर्स्ट केस में my slope was equal to 0 and in second case, now when line is parallel to y axis, slope is not defined, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप हमारी नॉट डिफाइंड है, अगर स्लोप हमारी नॉट डिफाइंड है, तो हम ये लिख सकते हैं k - 3 अपॉन 4 - k² इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अब वैल्यू निकालनी है k की। ध्यान से एक चीज सोच के बताओ, ये जो k - 3 अपॉन 4 - k² है, ये कब नॉट डिफाइंड बनेगा? क्या पूछ रही हूं? k - 3 अपॉन 4 - k² कब नॉट डिफाइंड बनता है? आपने अभी तक बहुत बार पढ़ा होगा, कब एक फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड बन जाता है। ध्यान से सुनेंगे, एक फ्रैक्शन तब नॉट डिफाइंड बनता है जब न्यूमरेटर कुछ भी हो पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। जब न्यूमरेटर कुछ भी हो पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो इसका मतलब फॉर any numerator if denominator is equal to 0, तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। तो नॉट डिफाइंड आंसर लेने के लिए आपको डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना पड़ेगा? 0 के इक्वल। फॉर दिस फ्रैक्शन टू बी नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर जो है आपका 4 - k² किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। माइनस k² इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस प्लस बन गया, k² इज इक्वल्स टू, अगर k² 4 है
तो k विल बी इक्वल टू +-2 आपको याद ही होगा। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 4 आता है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा k² = 4 तो ये समझ लो, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए जिसका स्क्वायर 4 बनता है? ध्यान से देखेंगे, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो k इज नथिंग बट +-2। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। आपको काफी सारी चीजें आनी चाहिए, काफी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सके। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ध्यान से देखेंगे, अगर एक लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करती है तो क्या होता है? व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन इज नथिंग बट 0,0। इफ अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, आप उसके एंगल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, बट वन थिंग विच इज वेरी अंडरस्टूड वो ये है कि इफ अ लाइन passes through any point, then the point will satisfy the equation of the line. उस पॉइंट को अगर आप लाइन में पुट कर देंगे तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। The point will satisfy the equation of the line. तो what is equation of line? ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, क्या थर्ड पार्ट के लिए, नाउ line passes through 0,0, therefore it will satisfy the equation of line। इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x को पुट करो 0, y को भी पुट करो 0, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये मतलब है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का। मतलब अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, इसको 0 पुट कर दूं, तो ये वाली साइड विल बी इक्वल टू 0। चलिए जी पुट करते हैं, तो k-3 टाइम्स 0 माइनस 4 माइनस k² टाइम्स 0 प्लस k² माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, बचा क्या? बचा हमारे पास k² माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक है आप सॉल्व कर लेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 7 बनाए, तो फैक्टराइजेशन करके ये बन जाएगा -6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन यू कैन टेक 6 कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड k कॉमन फ्रॉम दीज टू। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k² माइनस k माइनस 6k प्लस 6 इक्वल टू 0। इनमें से आप k कॉमन ले सकते हैं, ये बन गया k-1। अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा k-1 और 6 कॉमन आप ले लेंगे, -6 कॉमन ले लेंगे। अगेन k-6 एक फैक्टर, k-1 दूसरा। अब या तो k-6 इक्वल टू 0 होगा या k-1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से k की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई। लास्ट स्टेप वाज सिंपल, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। लास्ट स्टेप बड़ा सिंपल सा स्टेप था। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सिर्फ जो चीजें आपको पता थी वही अप्लाई करनी है, कुछ चीजें पहले की जो आपको पता थी वो अप्लाई करनी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी इजी। चलिए विल स्टार्ट विद आवर सेकंड क्वेश्चन। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए we'll start with our second question, जो कहता है find the value of theta and p if the equation, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। कहता है थीटा एंड p की वैल्यू फाइंड आउट करो। इक्वेशन है x cos थीटा, इक्वेशन इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। जैसे ही ये इक्वेशन नजर आई आपको पता चल गया दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन। लाइन की जो इक्वेशन होती है वो नॉर्मल फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का। चलो आपको इसमें से थीटा और p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, किस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है ये वो भी गिवन है, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो है ये नॉर्मल फॉर्म है।
और ये जो गिवन है ये जनरल फॉर्म है। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो अभी मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगी, हम जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से मैं इसका नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या ऑलरेडी है ax plus by plus c के फॉर्म में, जी बिल्कुल है ax plus by plus c which is our general form of equation, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में आपको गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप था यू विल कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म, जहां पे p को आप इस साइड लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा √3x plus y is equals to -2। नेक्स्ट स्टेप था p शुड बी पॉजिटिव, तो आप p को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट भी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये p पॉजिटिव बन गया। अब नाउ वी विल कैलकुलेट √a² plus b², कैलकुलेट करके देखेंगे व्हाट इज a -√3 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज b -1 का स्क्वायर। -√3 का स्क्वायर इज 3, -1 का स्क्वायर इज 1, 3 plus 1 is nothing but 4, √4 is equals to 2। तो आपका जो √a² plus b² की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अगले स्टेप में डिवाइड, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 1 विद 2, जो हमारा √a² plus b² आया है उसके साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा -√3/2x -1/2y is equals to 2/2 which is 1। तो हमारा बन गया -√3/2x -1/2y is equals to 1। ये जो वैल्यू आई ये हमारा है p, तो p बन गया 1। अब ये जो है दिस इज cos थीटा, ये है sin थीटा, दिस इज cos थीटा, दिस इज sin थीटा। आपको लास्ट लेक्चर आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। मैं इस पे अब टाइम नहीं लगाऊंगी। cos थीटा इज -√3/2, sin थीटा इज -1/2। अब आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos और sin दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। cos एंड sin नेगेटिव, cos एंड sin बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले आप क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए पहले थीटा से पहले हम अल्फा निकालते हैं, और अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा की वैल्यू निकलती थी। आप साइन को इग्नोर कर दो, साइन को इग्नोर करके √3/2, cos कितना √3/2 होता है, cos कितना √3/2 होता है, cos π/6 √3/2 होता है, sin कितना हाफ होता है, π/6 अगेन हाफ होता है, तो अल्फा हमारा निकल गया π/6। पहला काम होता है अल्फा निकालना। अल्फा कैसे निकलता था, आपको ट्रिग्नो याद हो तो आपको पता है अल्फा निकालने के लिए वी ऑलवेज इग्नोर द साइन, इग्नोर करो साइन को, अल्फा निकल जाएगा। फिर आपका थीटा कैसे निकलता था, थीटा इज नथिंग बट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपने अल्फा निकाल दिया तो थीटा की वैल्यू वाज पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस π/6 इज नथिंग बट 7 π/6। तो आपका जो थीटा है वो निकल गया 7 π/6 और आपका जो p निकल गया दैट इज इक्वल टू 1। तो p निकल गया 1, p इज इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 7 π/6। चलिए जी अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं उनको, उनके बारे में क्या गिवन है, which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। सपोज कोई लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है। सपोज x का इंटरसेप्ट मैंने ले लिया a और y का इंटरसेप्ट ले लिया b, ठीक है, कट किया। अब आपको ये भी नहीं गिवन कि ये दोनों इक्वल हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एक कंडीशन गिवन है, वो क्या है, find the equation of line which cut off intercept on the axis whose sum in let the intercept
एक्सेस आर a एंड b। x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट b है। इसके बारे में क्या बोला है कि जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है उनका सम इज 1, मतलब a plus b is 1 and their product is -6। a into b is equals to -6। ये आपको गिवन है। चलिए, अगर ये आपको गिवन है तो क्या आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? देख लेते हैं। a b is equals to -6 and a plus b is equals to 1। चलिए, हम इन वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a plus b is 1, a b is -6। वैसे तो बड़ा इजी है सॉल्व करना, पर चलिए आप क्या करो, a की वैल्यू ले लो -6 बाय b। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, -6 बाय b प्लस 1 इक्वल टू 1। ये बन जाएगा -6 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b स्क्वायर -6 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी इस साइड जाके ये b बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस b -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके -1 भी बना दे, आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पता हो तो ये बन जाएगा -3b प्लस 2b -6 इक्वल टू 0। इसमें से आप b कॉमन ले सकते हैं, ये बन गया b -3 ये बन जाएगा +2 इक्वल टू 0। b प्लस 2 b -3 इक्वल टू 0, या तो b प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। बड़ा सिंपल सा है, दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 बना रहे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आ सकता है अगर दोनों में से कोई एक 0 हो, तो b प्लस 2 या तो 0 होगा या b -3 इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 3। इफ b इज -2, अगर b -2 है तो a आ जाएगा 3। अगर b -2 है तो a 3 आएगा, तभी आंसर -6 आएगा। और अगर b 3 है तो a आ जाएगा -2। तो ये पॉसिबल आंसर्स आ गए आपके a और b के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवन थी उनसे हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलिए जी, ठीक है। अब अगर वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म? अकॉर्डिंग टू when equation of line, when intercepts are given, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है जब इंटरसेप्ट्स गिवन है? x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1। यही होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। जब इंटरसेप्ट आपको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही बनती है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab। चलिए जी, केस 1 होगा। अब ध्यान से देखेंगे, b की भी दो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं और a की भी दो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, तो आपको दोनों को ही इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। केस 1 इज व्हेन, फर्स्ट केस लेते हैं, b इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज -2, दिस इज a इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट केस लेते हैं, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। b की वैल्यू -2 पुट करते हैं, ये बन गया -2x प्लस 3y, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू ab इज नथिंग बट -6। तो ये बन जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 2x माइनस 3y -6 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई। केस 2 लेते हैं, जब आपका b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है -2। यही होगा ना, जब b -2 है तो a 3 होगा, जब b 3 है तो a -2 होगा। b की वैल्यू इज 3 एंड a इज -2। अगेन आप इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। b इज 3, ये बन गया 3x, a इज -2, ये बन गया -2y इज इक्वल्स टू ab बन गया -6। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x minus 2y plus 6 equal to 0. 3x minus 2y plus 6 equal to 0.
और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए जी अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आप ये नोट कर लेंगे, फिर हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। ठीक है जी, y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, y एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स हैं, हमने ये समझ लिया, हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। What are the points on y-axis whose distance from the line is 4 unit? y-axis पे कोई पॉइंट है, चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, दिस इज ऑन y-axis। अगर y-axis पे कोई पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके, y-axis पे कोई भी पॉइंट्स है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट के 0, y। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y-axis whose distance from line? Let's take a line, एक लाइन है यहाँ पे, इस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स गिवन है। एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, उसका एक लाइन से डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, और लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x/3 प्लस y/4, इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। जब भी ऐसा कोई केस आए जब आपको एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस गिवन हो, या एक पॉइंट और लाइन और उनके डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है जो हमने किया था व्हेन यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। और कौन सा फॉर्मूला था, d is equals to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square का मॉड, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए बड़ा सिंपल है, पर क्या ये लाइन की जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। और जब भी हम लाइन, दो लाइंस के बीच या दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका जो इक्वेशन होनी चाहिए वो आपकी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। ये बन गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अभी भी जनरल फॉर्म नहीं बना, जनरल फॉर्म बनाने के लिए ये 12 होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज योर जनरल फॉर्म। तो अब ये बन गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां से देख के ये पता चला कि जो आपका a है दैट इज 4, जो आपका b है दैट इज 3, एंड जो आपका c है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें c पॉजिटिव है, पर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ये c की अपनी वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव होगी। ये हमको पता चल गया a, b एंड c की वैल्यूज। चलिए अगर a, b, c की ये वैल्यूज है, अब किस पॉइंट से निकालना है, x, y से, तो दिस विल बी x1, y1। तो चलिए d इज नथिंग बट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब हम वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। d इज इक्वल्स टू 4, d की वैल्यू 4 है और a इज 4 इंटू x1 इज 0 प्लस b इज 3 एंड y1 इज इक्वल्स टू, हमने लेट किया है उसको y, तो हम इसको y ही पुट कर लेते हैं, प्लस c इज नथिंग बट -12, तो मैं डायरेक्टली -12 लिख लेती हूँ, अपॉन अंडर रूट a is 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस b इज 9 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 0, 3y माइनस 12, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर 5। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये बन जाएगा 20। 4 इंटू 5 इज नथिंग बट 20। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे मॉड फंक्शन आ गया तो मॉड हमेशा दो वैल्यूज, आपने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा, या तो मॉड के अंदर प्लस होगा या माइनस होगा, तो आपको दोनों वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो 20 इज नथिंग बट प्लस माइनस 3y माइनस 12। चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। जब 20 है
प्लस 3y माइनस 12 के इक्वल, और जब 20 है माइनस 3y माइनस 12, 20 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 12 फर्स्ट केस, और 20 इज इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 12 के इक्वल, यहां से वैल्यू जो आ गई आपकी 20 प्लस 12 32 इज इक्वल्स टू 3y, सीधा आपको जो वैल्यू आ रही है दैट इज 32/3 फर्स्ट वैल्यू ऑफ y, और 20 इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 12, ये 20 माइनस 12 हो गया 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3y, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/3, 8/3, और ये माइनस था, आपको वैल्यू प्लस y की नहीं चाहिए माइनस y की चाहिए, इसलिए माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए आप ये नोट कर लेंगे, फिर हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, अब एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, कर देंगे। पर क्या लाइन की इक्वेशन गिवन है या लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है? इस बार लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन, आपको लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन है, और पॉइंट्स क्या है? cos थीटा sin थीटा। First point is cos theta sin theta and second point is cos phi sin phi, और this is the perpendicular distance which you have to calculate किस-किस के बीच में? पॉइंट और लाइन के बीच में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी हमेशा एक पॉइंट और लाइन के बीच निकलता है, और लाइन जो है उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होनी चाहिए? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चलिए जी, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो उन दोनों पॉइंट से अगर आप लाइन की इक्वेशन निकालना चाहें तो वी विल कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट्स। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन जब दो पॉइंट्स गिवन हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। व्हाट इज m? मैं यहाँ पे m कैलकुलेट कर लेती हूँ इस लाइन का। m होगा sin phi y2 माइनस y1 अपॉन x2 cos phi माइनस cos थीटा। ये बन गया हमारा स्लोप ऑफ दिस लाइन, sin phi माइनस sin थीटा अपॉन cos phi माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, sin phi माइनस sin थीटा अपॉन cos phi माइनस cos थीटा, x माइनस व्हाट इज x1 cos थीटा। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y के सारे कोफिशिएंट्स एक तरफ और x के सारे एक साथ। तो ये पहले y इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये डिनोमिनेटर, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर है तो इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल में इसको, इस y को कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। cos phi माइनस cos थीटा, उसके बाद माइनस sin थीटा जो है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, माइनस sin थीटा cos phi माइनस cos थीटा, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई हुआ है, इज इक्वल्स टू अगेन इसको भी ऐसे ही करते हैं, x मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट sin phi माइनस sin थीटा के साथ, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई होगा sin phi माइनस sin थीटा के साथ। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन किया है, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का कैलकुलेशन, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया है। चलिए जी, इसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा, x का कोफिशिएंट ये है, हम x को इधर लेके आना चाहते हैं। x है हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, हम चाहते हैं x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। x को
को लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम लेके आएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। x और y दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुके हैं, इसको भी हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये माइनस था इधर आके बन जाएगा प्लस कॉस साइन फाई माइनस साइन थीटा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, अदरवाइज सारी चीजें सिंपल है। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पे जो हमारा x है ये बन गया नेगेटिव, ये हमारी कंप्लीट एक चीज है, x हमारा बन गया, ये हमारे x के कोफिशिएंट, ये हमारे y के कोफिशिएंट और ये सारा हमारा कांस्टेंट। अब आपको नजर आ रहा होगा जो x है वो नेगेटिव हो चुका है, पर आपको x नेगेटिव नहीं, x को पॉजिटिव लेना है। अगर सपोज मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूं, इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना मतलब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। कैसे? ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होके इसको नेगेटिव बना देगा और ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होके इसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई। बाकी सारी चीजें जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, आपने सिर्फ इसमें चेंज किया है। और क्या चेंज किया है? इस माइनस को हमने सॉल्व कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इसके दोनों नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर जो दो चीजें थी उसके साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट रहेगा प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब आता है इसको सॉल्व करने की बारी। इसको सॉल्व करना मतलब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। चलिए जी करते हैं। माइनस साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस, सॉरी इट्स कॉस थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा 0 और ये ब्रैकेट यहां से यहां तक नहीं है, ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये C है। ये ब्रैकेट हम यहां से हटा देते हैं। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज प्लस कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। अब आगे चलते हैं, x के साथ हम यही रखते हैं साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस y के साथ भी रहेगा cos थीटा माइनस cos फाई, cos फाई माइनस cos थीटा। अब हमारे बच गया माइनस साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। सिर्फ हमारे पास c की जो वैल्यू बची है वो ये वैल्यू हमारे पास c की बच गई है। cos थीटा साइन फाई, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ऐसा कुछ बन रहा है साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। अगर मैं इसके साइन को भी देख लूं, ये बन रहा है cos ए साइन b, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। इसका फॉर्मूला है साइन a माइनस b का। अगर आप इसको रिवर्स भी कर देते हैं या मैं इसका माइनस कॉमन ले लेती हूं और ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस था, और ये बन जाएगा प्लस, और ये हमारा बन गया साइन ए cos b प्लस
cos A sin B। किसका फॉर्मूला था? sin A माइनस B का। व्हाट इज sin A माइनस B? A इज थीटा, तो ये बन गया sin थीटा माइनस फाई। ये हमारा बन गया sin थीटा माइनस फाई। अब आप ध्यान से इसको नोट करेंगे, ये बन जाएगा x sin थीटा माइनस sin फाई प्लस y cos फाई माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस फाई। ये बन जाएगा माइनस sin थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। सिंपल सी कैलकुलेशंस अभी तक चल रही हैं, कुछ इसमें मुश्किल चीज नहीं। चलिए, तो ये बन गया हमारा A, ये बन गया हमारा B, और क्योंकि C पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि C पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं? ट्राई करते हैं। ये बन जाएगा x sin थीटा माइनस sin फाई, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, प्लस y cos फाई माइनस cos थीटा सेम रहेगा। आपको C पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको पॉजिटिव बना लेती हूँ। कैसे? जैसे हमने इसको पॉजिटिव बनाया था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? थीटा माइनस फाई की जगह आ जाएगा फाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। दिस इज योर C, दिस इज योर B, दिस इज योर A। तो अभी तक जितनी भी हमने कैलकुलेशन की है वो सिर्फ A B C निकालने के लिए की है। तो हमारा जो A की वैल्यू आ गई, A आया sin थीटा माइनस sin फाई, B आया cos फाई माइनस cos थीटा, और जो C की वैल्यू आई है वो आई है थीटा माइनस sin थीटा माइनस फाई। चलिए जी, अब हम इस वैल्यू को करते हैं अपने इक्वेशन में पुट। आप इसको नोट करेंगे, मैं फिर से इसको, आप इस चीज को नोट करेंगे और फिर हम करते हैं अपने क्वेश्चन को आगे करते। अब फॉर्मूला क्या था? D इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारा x1 कॉमा y1 क्या है? 0,0। तो ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू ये थी, a इंटू 0 इज नथिंग बट 0, b इंटू 0 इज नथिंग बट 0, c क्या है? c है प्लस sin फाई माइनस थीटा अपॉन व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है हमारा? अंडर रूट a की वैल्यू है sin थीटा माइनस sin फाई, sin थीटा माइनस sin फाई का होल स्क्वायर, प्लस व्हाट इज b? cos फाई माइनस cos थीटा, cos फाई माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में सिर्फ बच गया sin फाई माइनस थीटा अपॉन, अब सिर्फ जो सॉल्व करना है वो है डिनोमिनेटर। sin थीटा माइनस sin फाई का स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन इसमें भी वही लगेगा, प्लस cos फाई होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स cos फाई इंटू cos थीटा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, a माइनस बी होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया है। चलिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, sin फाई माइनस थीटा अपॉन, अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे आप, sin स्क्वायर थीटा, सॉरी इट्स cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, चाहे आप cos स्क्वायर थीटा लिख लो, cos स्क्वायर फाई लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ। sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई डायरेक्टली क्या बन गया? sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1। चलिए, अब बच गया -2 sin थीटा sin फाई
माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लूं, इनमें से मैं माइनस 2 को बाहर ले लूं, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा? मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर अगेन साइन फाई माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बच गया? 1 प्लस 2 1 2 बन गया, माइनस इन दोनों में से मैं माइनस 2 को कॉमन ले रही हूँ, माइनस 2 कॉमन बच गया, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा, सॉरी क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। अब ध्यान से आप ये चीज नोट करेंगे, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, किस चीज का फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी का। किस चीज का फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी का। तो ये बन गया साइन फाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का। तो आप दोनों में से साइन ए साइन फाई का, तो ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, आपने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया कॉस ए माइनस बी का। चलिए जी, इसके बाद शुरू करते हैं। अब अगेन आपको वहां पे क्या नजर आ रहा है? आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, साइन फाई माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस 2 कॉमन आ गया कॉस फाई माइनस थीटा, तो ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा। ए 1 माइनस कॉस थीटा का अगर आप फॉर्मूला देखें, 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आपको ट्रिग्नो का फॉर्मूला याद है तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं इसको, इस चीज को, इस कंप्लीट चीज को मैं लिख सकती हूं साइन फाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट 2, ऐसा ही रहेगा जैसा है 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ डिफरेंस इतना है, थीटा की जगह जो एंगल आएगा दैट इज फाई माइनस थीटा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? फाई माइनस थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 ऑलरेडी, एक 2 मेरे पास ऑलरेडी था, और दूसरा 2 जो आएगा वो आ जाएगा फॉर्मूला का 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा फाई माइनस थीटा बाय 2। जब रूट में 2 2 हैं तो उसमें से एक बाहर निकल आएगा। अब रूट में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा भी है, अगर रूट में साइन स्क्वायर थीटा है तो बाहर वो सिंपल निकल जाएगा साइन थीटा करके। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 रूट के बाहर आ गया साइन फाई माइनस थीटा बाय 2 इज योर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द लाइन। तो हमारा आंसर आ गया मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई बाय 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन। अब आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, बना लेते हैं एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस है। सपोज दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। और किसके थ्रू आप उसको ड्रॉ कर रहे हो? आप उसको ड्रॉ कर रहे हो दो लाइन के इंटरसेक्शन के थ्रू। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। सपोज कोई दो और लाइंस है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के थ्रू ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है। अब सपोज इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपको किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है? जो y एक्सिस के पैरेलल है। चलो इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, दिस इज लाइन L1 which is parallel to y axis। इसको मैं नाम दे देती हूँ L2 एंड ये आ जाएगी L3। अब आप ध्यान से इस जो हमने ये डायग्राम बनाया है इसको ध्यान से देखेंगे। इन तीनों लाइंस में जो दो लाइन की इक्वेशन गिवन है और जो तीसरी निकालनी है, तीनों लाइंस में क्या चीज सेम है? तीनों लाइंस में एक चीज सेम है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पे ये तीनों आपस में मिल रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनका, जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका, बेस्ट मेथड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंपल सा तरीका है। अब सपोज ये लाइन है, नाउ लाइन L1 इज पैरेलल टू पैरेलल टू y एक्सिस। पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी y is equals to a। यही इक्वेशन थी। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो इसका x जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम ले लेते हैं, सॉरी x is equals to a। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो उसका x a हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका x कोऑर्डिनेट 5 है। हर एक पॉइंट पे इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ इसका x कोऑर्डिनेट 5 ही रहेगा, पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 5, -4। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 5, -3। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 5, -2। तो y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे बार-बार बदल रहा है। कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा? x कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा। तो x इज फिक्स्ड, सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू a लेट कर लेते हैं। अभी आपको नहीं पता a क्या है, बट नाउ L1, L2 एंड L3 हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन तीनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी हम जो चीज आपको पहले से पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, पर आपने इस चीज को इस तरीके से नहीं पढ़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। आपने सीधा पढ़ा है, सपोज आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जो x एंड y की वैल्यू होती है, those are the coordinate of point of intersection। ध्यान से सुनेंगे। सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं, इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल टू 0। These are two equations, two linear equations in two variables। अगर मैं कहूँ find the values of x and y, तो आप क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकाल के दे देंगे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड यूज करके निकाल देंगे x और y की वैल्यूज।
तो ध्यान रखना जो x और y की वैल्यूज निकलती हैं वो किस चीज के आंसर होता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर होता है। आपको अगर 10th क्लास याद होगी तो आपने पढ़ा है इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो उनका एक सॉल्यूशन निकलता है। अगर लाइन पैरेलल होती थी तो क्या कभी आपने पैरेलल लाइन के सॉल्यूशंस निकाले थे? नहीं, इनफाइनाइटली मेनी एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एंड अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइन की तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते थे, तो उनका भी हम सॉल्यूशन नहीं निकालते थे। तो हम सिर्फ x और y की वैल्यू सिर्फ किसका निकालते थे, इंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो x एंड y की वैल्यू निकलती है उसी वैल्यू को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नाउ हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा तो चाहे मैं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं वो ऑटोमेटिकली तीसरी का बन जाएगा, क्योंकि यही दिया हुआ है कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी गुजरती है। तो चलिए टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3, L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे? x - 7y = -5। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूं। 3y 3x + y = 0। चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, इसको 3 बना देते हैं। ये बन गया 3x - 21y = -15। डिनोमिनेटर ये दूसरा इक्वेशन बन गया 3x + y = 0। माइनस माइनस मैं माइनस कर रही हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया -22y = -15। 5 3 = 15, ठीक है जी, -22। तो y की वैल्यू बन गई 15/22। तो 15/22 y की वैल्यू आ गई। अब अगर y की वैल्यू आपने निकाल दी तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं पुट करके? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। सपोज मैं इसमें x की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा 3x + 15/22 = 0। 3x = ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -15/22। x =-15/22। ध्यान से देखेंगे ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा -5/22। तो x की वैल्यू आ गई -5/22 और y की वैल्यू आ गई 15/22। तो ध्यान से देखेंगे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकला दो लाइंस का, वो क्या निकला? नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर मैंने बताया है व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं है। दो लाइंस को जब आप आपस में सॉल्व करोगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन से, तो उनका जो x और y की वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ मुश्किल चीज नहीं है। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of L2, L1, L2 and L3 is, क्या बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? -5/22x, 15/22y। ये बन गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x कोऑर्डिनेट आ गया -5/22 और y कोऑर्डिनेट आ गया 15/22। अब आप ध्यान से एक चीज देखना, इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ y की वैल्यू हर पॉइंट पे बदलेगी। अभी आपको बताया था, क्या x की वैल्यू हर पॉइंट पे बदलेगी? नहीं। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो उसका x हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू -5/22 है तो x जो है, जो a है, वो हर जगह -5/22 ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन क्या निकल गया? x = -5/22। This is equation of the line which is parallel to y axis. Required equation of line is x = -5/22। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। उस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। किस लाइन की? ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो परपेंडिकुलर है किसके? x/4 + y/6 = 1। ठीक है जी, x/4 + y/6 = 1। ये एक लाइन है, लेट्स से दिस इज लाइन L2 और जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जो
लाइन है उसको मैं L1 बोल देती हूँ, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अभी ये समझ आया है, ठीक है जी। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट के थ्रू जा रही है ये, एक तो ये बताया है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, और उसकी इक्वेशन आपको गिवन है। पर इट पासेस थ्रू, किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, वेयर इट मीट y एक्सिस। इसका मतलब ये है कि सपोज मैं ये मान लूं मेरे पास एक लाइन ये जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है विच इज x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, पर वो लाइन कहां पे मीट करती है इसको, एट y एक्सिस। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है एंड दिस इज L1। तो आपको क्या करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L1। L1 की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आपको नजर आ रहा है कि ये दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखेंगे ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनकी स्लोप हमेशा क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। क्या ये अपनी जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, चलिए कन्वर्ट करते हैं। आप इसका जब एलसीएम ले लेंगे वो आ जाएगा 3x, 12 एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको इसको चेंज करना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में। करते हैं, 2y इधर रहेगा, 12 माइनस 3x, और y की वैल्यू बन जाएगी 12 माइनस 3x/2। तो ध्यान से देखेंगे ये बन गया mx, क्योंकि नेगेटिव है तो स्लोप क्या आ जाएगी, -3/2। स्लोप ऑफ किस लाइन की, L2 की। तो इसकी स्लोप को मैं m2 मान लूं, तो m2 आ गया -3/2। अगर सेकंड लाइन की स्लोप -3/2 है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव मतलब अगर ये नेगेटिव है तो दूसरी लाइन की स्लोप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो m1 विल बी इक्वल टू 2/3। तो आपका स्लोप निकल चुका है। अब स्लोप आपका निकल चुका है, अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, ये जो पॉइंट है ऑन y एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली 0, y। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of intersection of L1 and L2, point of intersection of L1 and L2 is 0, 1। ये आ गया पॉइंट किस पे, अब ये जो पॉइंट है क्या वो L1 पे है, L2 पे है या दोनों पे है, ये दोनों पे है। अगर ये पॉइंट दोनों पे है तो क्या ये L2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जी बिल्कुल करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे या मैं कहूँ इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ तो क्या आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आपको लाइन की स्लोप मिल चुकी है। बस आपको अब इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए होगा ताकि आप एक पॉइंट और स्लोप को यूज करके लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सके, और उसका बड़ा सिंपल तरीका है। इफ दिस इज द लाइन और इसकी इक्वेशन गिवन है और ये लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और पॉइंट में x1 तो गिवन है पर y नहीं गिवन। तो अगर y नहीं गिवन तो आप x को पुट करो, y की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नाउ 0, y lies on L2, therefore it will satisfy the equation of L2 को सेटिस्फाई करेगा। सो पुट 0, y in L2 क्या है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। पुट करते हैं वैल्यू x को 0 और y को
y ही रहने देते हैं, 2y इज इक्वल्स टू 12 और 2y इज इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर 0,6। अब कोऑर्डिनेट अगर 0,6 बन गए तो क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देयरफॉर यूजिंग पॉइंट 0,6 एंड स्लोप क्या थी 2/3, वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। और लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y minus y1, what is y1 is 6 is equals to m is 2/3, x minus x1 is 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 3y minus 18 is equals to 2x। therefore इक्वेशन बन गई 2x minus 3y plus 18 equal to 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, 2x minus 3y plus 18 equal to 0। अब आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है, फॉर्म्ड बाय लाइंस। और लाइंस कौन कौन सी है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0। आपके पास 3 लाइंस गिवन है, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ध्यान, अब आप ये आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के एरिया निकालने के क्या क्या तरीके हैं। हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें बेस तो है पर हाइट नहीं गिवन। दूसरा तरीका रॉन्स फॉर्मूला, बहुत उसके लिए आपको हर लाइन को बहुत लेंदी हो जाएगा। तो और हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा था लाइन का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, हाफ x1 y2 माइनस y3, जो हमने 10th क्लास में हम करके आए हैं। पर उस फॉर्मूला के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, वर्टेक्स पता होने चाहिए। तो क्या आप इन लाइंस को यूज करके वर्टेक्स निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हमने पढ़ा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रखेंगे, सपोज अगर मैं कहूं दिस इज L1, दिस इज योर L2 एंड दिस इज योर L3, तो ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ऑफ L1 एंड L2। ये जो है किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L2 एंड L3 का। तो अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं और ये है L2 और L3 का, तो अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं पॉइंट के, तो क्या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बड़े इजीली लगा पाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए अब हम यूज करते हैं L1 एंड L2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं L1 और L2 का। बड़ा इजी है। कैसे? वही आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया 2y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। ध्यान रखेंगे अगर y 0 है तो x भी 0 है, y is equals to 0, therefore x is also equal to 0। तो ये पॉइंट निकल गया 0,0। अब हम आते हैं अपने L2 और L3 के इंटरसेक्शन पे। L2 एंड L3, व्हाट इज L2? L2 है x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। L2 और L3 का इंटरसेक्शन x माइनस के इक्वल टू 0, x माइनस के इक्वल टू 0। माइनस करते हैं, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, 0 पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बन जाएगा y प्लस के इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस के। तो y आ गया माइनस के, y को आप माइनस के पुट करेंगे, x बन जाएगा k, तो x आ गया k। सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये पॉइंट बन गया हमारा k, माइनस k।
तो पहला पॉइंट बन गया 0, 0, नेक्स्ट पॉइंट आ गया k, माइनस k। अब हम निकालते हैं L3 एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट L3 और L1, L3 और L1 सॉरी, L3 और L1 का निकालते हैं। ठीक है जी, करके देख लेते हैं। x माइनस के इक्वल टू 0 एंड माइनस x, अब x माइनस के इक्वल टू 0, नीचे है माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। चलो मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। कैसे? x इज इक्वल्स टू k और y को मैं 0y मान लेती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पर चलो ले लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। x ये बन गया y इज इक्वल्स टू k। अगर y k है, y अगर k, y को मैं यहाँ पे k पुट कर लेती हूँ, इधर जाके y माइनस k बन जाएगा और x भी आ जाएगा k। सिंपल सी प्लेन कैलकुलेशन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया हमारा k, k। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ मॉड ऑफ किसका? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप सबने ये फॉर्मूला अपनी 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इट इज हाफ, व्हाट इज x1? आप किसी को भी ले लो, लेट्स स्टार्ट विद 0। y2 आपका ये हो जाएगा, y2 इज माइनस k, y3 इज योर k प्लस x2 इज योर k, y3 इज योर, इसको मैं y3 बोल देती हूँ, k माइनस y1 इज योर 0 प्लस, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वेरीफाई कर लेंगे सही है या नहीं। x3 is k and y1 is 0 and y2 is r minus k which is plus k। ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यू पुट कर देखते हैं। हाफ 0 माइनस के प्लस k माइनस 0 प्लस k 0 प्लस k, बिल्कुल सही वैल्यूज पुट की है। चल अब नेक्स्ट चलते हैं। हाफ 0 इंटू दिस कंप्लीट 0 बन गया प्लस k माइनस 0 k, ये बन गया k स्क्वायर, k 0 प्लस ये भी बन गया प्लस k स्क्वायर, ये बन गया हाफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज नथिंग बट 2k स्क्वायर। सिंपल आपने कैलकुलेशन करना है जैसे आपको गिवन है। अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड है, पर क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हमारा k स्क्वायर। बड़ा सिंपल था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई कर देंगे।